नमस्कार मित्रों, मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है राहुल मेहता और राइट टू रिकॉल ग्रुप चलाता हूँ। मेरा मुख्य मकसद है राइट टू रिकॉल के कानून भारत में लाना। इसके लिए मैं पिछले 13 साल से कैंपेन चला रहा हूँ। आज का वीडियो है सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर कि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह से दिखावा करने के लिए कहते हैं कि वो सोनिया गांधी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उनके स्टेप से वास्तव में किस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को, मिशनरियों को और सोनिया गांधी वगैरह को फायदा हो रहा है। और पहले भी उन्होंने बहुत किए। अब आपको लगेगा कि भाई मैं सबके खिलाफ बोलता रहता हूँ, अन्ना के खिलाफ बोलता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ बोलता हूँ। ऐसा नहीं है। जो अच्छे आदमी हैं उनके फेवर में मैंने बहुत कुछ बोला है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, देवी माँ इंदिरा अम्मा है। इंदिरा गांधी को मैं देवी माता कहता हूँ। उन्होंने अच्छे काम किए, जैसे कि पोखरण में एटॉम ब्लास्ट किया, उससे भारत की कैपेबिलिटी बढ़ी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया। और जो जिनके अच्छे काम गलत काम से बड़े होते हैं उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जिनके गलत काम बहुत ज़्यादा हो और पेड मीडिया की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी आ रही है पेड मीडिया के थ्रू कि उन्होंने क्या किया और वो काम अच्छा हो या गलत, पेड मीडिया आपको वो अच्छा काम क्या क्या बताता है। तो इन्फॉर्मेशन गैप को मैं कमी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले इंदिरा गांधी को गिराने की कोशिश की। वो तो खुद भी एडमिट करते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गिराने की भरपूर कोशिश की थी। और उनके प्रयत्नों के साथ साथ जयप्रकाश नारायण और उससे भी ज़्यादा संजय गांधी, एक गुंडाई आदमी था। संजय गांधी और इंदिरा गांधी की गलतियों की वजह से वो उन्हें सत्ता खोनी पड़ी। पर इंदिरा गांधी को गिराने की कोशिश उन्होंने क्यों की? उसका मोटिव क्या था कि इंदिरा गांधी ने जो 2 अच्छे काम किए, एक तो भारत का पोखरण 1 जो किया कि जिसकी वजह से भारत के पास एटम बम आज आया, और दूसरा उन्होंने जो किया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी वजह से अमेरिका नाराज हो गया कि भाई इंदिरा गांधी को सबक सिखाना है। आप निक्सन इंदिरा गांधी, इस पे आप गूगल कीजिए 2 कीवर्ड, निक्सन इंदिरा गांधी, तो आपको आएगा कि निक्सन ने पूरी योजना बनाई थी इंदिरा गांधी को सबक सिखाने के लिए। और जब पोखरण 1 में एटम ब्लास्ट किया, एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट किया, तो रशिया भी नाराज हो गया कि क्योंकि रशिया को भी पसंद नहीं था कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन आए। इसलिए अमेरिका ने जब कहा कि सबक सिखाना है, तो रशिया ने भी एक तरह से हाँ में हाँ मिला दी। और सुब्रमण्यम स्वामी उसी वक्त भारत आए इंदिरा गांधी को गिराने के लिए। यानी साफ दिख रहा है कि उनका मकसद एक अच्छे नेता को गिराने था। इंदिरा गांधी में जो भी बुराइयां थी वो थी, तो आप कोई ऐसे नेता को ढूंढो और ऐसे नेता को समर्थन दो जिसमें इंदिरा गांधी से कम बुराई हो। उन्होंने समर्थन किसको दिया? मोरारजी देसाई को, जिसमें इंदिरा गांधी से 10 गुने ज्यादा बुराई थी। मोरारजी देसाई ने न्यूक्लियर वेपन पे सारा काम बंद करवा दिया। उसने भारत का जो रॉ था, जो कि इंदिरा गांधी ने बहुत मेहनत से रॉ के बहुत सारे एजेंट पाकिस्तान में रखे थे ताकि भारत को इंफॉर्मेशन मिले, मोरारजी देसाई ने एक ही झटके में पूरे रॉ को खत्म कर दिया। और ऐसे मोरारजी देसाई को सुब्रमण्यम स्वामी ने समर्थन दिया। यानी ये कहने के लिए कि भाई इंदिरा गांधी गलत है, इंदिरा गांधी गलत है, उन्होंने ऐसे आदमी को समर्थन दिया जो कि इंदिरा गांधी से कई ज्यादा गए गुजरे थे और जो भारत विरोधी थे। मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को मदद की और भारत को नुकसान पहुंचाया। सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर एक बात बोलते हैं कि कानून की पढ़ाई 5th स्टैंडर्ड से या 6th स्टैंडर्ड से होनी चाहिए। भाई वो मिनिस्टर थे, तब क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया? वो 2 साल मिनिस्टर रहे, तब क्यों उन्होंने कोई कानून नहीं लाया कि कानून की पढ़ाई होनी चाहिए 2 साल के लिए? खैर, ये बात थी 1977 की, 1970 से लेकर 77 के बीच की। उसके बाद 1999 का उनका पराक्रम देखिए। आप रेडिफ पे सर्च कीजिए, रेडिफ और उस पे सुब्रमण्यम स्वामी 1999 जयललिता सोनिया, ये कीवर्ड पे आप सर्च करिए, आपको बहुत सारे कटिंग मिल जाएंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 1999 में क्या किया। 1999 में जब वाजपेयी ने पोखरण 2 किया, तो अमेरिका ने तय किया कि सबक सिखाना है वाजपेयी को। इसलिए उन्होंने वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को कहा कि आप वाजपेयी का सपोर्ट वापस खींच लो। क्यों? क्योंकि वाजपेयी ने अच्छा काम किया था। ऐसा नहीं कि मैं वाजपेयी का विरोधी था,
अभी भी हूं, लेकिन जब वाजपेयी ने पोखरण 2 किया तो मैंने कहा कि भाई 3 साल तक तो हर एक भारतीय को वाजपेयी को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि एक ये काम था जो कि इंदिरा गांधी ने 1985 में करने वाली थी, उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, और उसके बाद जो 3-4 प्रधानमंत्री आए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पोखरण 2 कर सके, और वाजपेयी ने किया। तो जो उन्होंने हिम्मत दिखाई उसके लिए कम से कम हर एक आदमी को, जितना भी वाजपेयी का विरोधी हो, 3 साल का समर्थन लेना चाहिए। लेकिन उसी वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अब तो वाजपेयी की सरकार किसी भी हालत में मुझे गिरानी है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को कहा कि आप सपोर्ट वापस खींच लो, सपोर्ट नहीं खींचा। तो सीआईए ने हाईकोर्ट के, तमिलनाडु हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अप्रोच किया, उनके रिश्तेदार वकीलों को, जजों को अप्रोच नहीं किया होगा, उनके रिश्तेदार वकीलों को, और जयललिता को जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ करप्शन और ये एसेट बियॉन्ड मीन्स ऑफ इनकम, यानी कि पैसा बहुत ज्यादा है उसके पास, उसकी आय से ज्यादा है, इस तरह के बहुत सारे केस फाइल कर दिए सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को डराने धमकाने के लिए। और जैसे ही जयललिता ने सपोर्ट वापस खींचा वाजपेयी की सरकार को, उसी वक्त जयललिता के सारे जो सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किए थे वो सब उसने रफा दफा कर दिया। आप सुब्रमण्यम स्वामी से पूछो कि भाई 15 साल पहले, 13 साल पहले जो जयललिता को जेल में भेजने के आपने कसम खाई थी कि जयललिता के सामने इतने केस फाइल किए थे, वो क्यों सारे केस रफा दफा कर दिए थे? 1998 में सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे कि जयललिता बहुत ही करप्ट है, रिश्वतखोर है, उसके सामने केस फाइल किए थे, और जैसे ही उसने वाजपेयी की सरकार, जो कि अच्छी सरकार थी, उसको गिराने की कोशिश की जयललिता ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने सारे केस रफा दफा कर दिए। और 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी। मैं ये दोबारा बोलता हूं, आप गूगल पे सर्च करके चेक कर लीजिए, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, आप गूगल पे सर्च करके चेक कर लीजिए कि 1999 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता को सरस्वती कहा था, सोनिया गांधी को लक्ष्मी कहा था, और मायावती को दुर्गा कहा था। ये उनके शब्द हैं, मैं एक भी शब्द इधर उधर नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी लक्ष्मी देवी के समान है, या जयललिता सरस्वती देवी के समान है, और मायावती दुर्गा के समान है। क्यों? क्योंकि उनको वाजपेयी की सरकार गिराने के लिए इन 3 देवियों का समर्थन चाहिए था। मैं तो इन्हें तीनों को दुरात्मा कहता हूं, वो उस समय भी दुरात्मा थी, आज भी दुरात्मा है। दुर्गा क्या, ये तो रावण की जो बहन थी, ये इनका अवतार मानता हूं मैं, और सुब्रमण्यम स्वामी ने इनको लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का अवतार कहा। तो वाजपेयी सरकार गिराने का काम जो अमेरिका ने तय किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने 100% उसमें एजेंट की भूमिका निभाई। तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये आदमी कितने गिरे हुए हैं। मैं फिर से बोलता हूं कि कितने गिरे हुए आदमी हैं, कि जिस सरकार ने देश के हित के लिए पोखरण 2 का काम किया, उस सरकार को गिराने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी मैदान में आए, और उन्होंने सरकार गिराने में सफल हुए। मतलब दोष तो है जयललिता का और सोनिया गांधी, इन सब का ज्यादा दोष है, पर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरी कोशिश की। वो स्पष्ट बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी किस लेवल के आदमी है। तो जयललिता और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने जयललिता को डराया धमकाया, जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया, इसलिए जयललिता ने डर के समर्थन वापस खींच लिया। वाजपेयी की सरकार गिर गई, जो कि अच्छी सरकार थी। और जिस दिन सरकार गिरी उस दिन सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी आप गूगल करके निकाल सकते हैं, कि आज देश को फैसिस्ट तत्वों से मुक्ति मिली। उस समय उन्होंने वाजपेयी की सरकार को फैसिस्ट गवर्नमेंट बोला था। मुझे पता नहीं आजकल आरएसएस के नेता क्यों इतने सुब्रमण्यम स्वामी को समर्थन दे रहे हैं, और बीजेपी के नेता को समर्थन दे रहे हैं। बट जिस आदमी ने 1999 में आपकी सरकार को फैसिस्ट गवर्नमेंट बोला था, और जिसने बोला था कि आज भारत के लिए बहुत अच्छा दिन है, जिस दिन वाजपेयी की सरकार गिरी, कि एक फैसिस्ट गवर्नमेंट, एक करप्ट गवर्नमेंट गिर गई, इस तरह के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। अब आज की बात, उन्होंने सोनिया गांधी को कितनी मदद पहुंचाई है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दिखाने के लिए वो सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं, पर वास्तव में सोनिया गांधी को कितना फायदा हुआ सुब्रमण्यम स्वामी की वजह से। एक जो एफिडेविट का केस था, उसमें सुब्रमण्यम, जो सोनिया गांधी ने गलत एफिडेविट थी, उसमें वो मांग सकते थे, जज को बोल सकते थे कि सोनिया गांधी को एमपी के पोजीशन से निकाला जाए, 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन रखा जाए, और एफिडेविट में जानबूझ के आदमी यदि कोई झूठ बोलता है तो 6 महीने की जेल का सजा का प्रावधान है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ना जेल की सजा मांगी, ना उनको बोला कि 6 साल के लिए इलेक्शन पे बैन हो, और यह भी नहीं बोला कि उनका एमपी का इलेक्शन कैंसिल किया जाए।
उन्होंने सारा केस, सोनिया गांधी ने माफी मांग ली, सुब्रमण्यम स्वामी ने सारा केस रफा दफा कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में जब गए तब उन्होंने मांगा ही नहीं कि भाई ये सजा करो। क्यों नहीं मांगा उन्होंने कि भाई सोनिया गांधी को सजा की जाए, उनका इलेक्शन कैंसिल किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया, अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि कापड़िया बहुत अच्छे जज है, क्यों वो कापड़िया की केस में केस ओपन नहीं कराते। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर है कि वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का पुराना केस रीओपन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, 2 साल की 5 साल की कोई लिमिटेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास भगवान से ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के जज के पास। तो सुब्रमण्यम स्वामी कापड़िया को अपील कर सकते हैं कि भाई सोनिया गांधी का 2004 का जो झूठी एफिडेविट का केस रीओपन किया जाए, सोनिया गांधी को जेल की सजा की जाए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इसमें से कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। वो सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह के वकील है कि जो सड़क पे बयानबाजी करते हैं, अदालत में चुप रहते हैं। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, वो अदालत में चुप रहते हैं, सड़क पे बहुत बयानबाजी करते हैं। दूसरा केस 2G का, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की मैं आपको एक खासियत बताऊं कि वो पहले से फिक्सिंग कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, कि मान लो मैं या आप कोई मैटर लेके जाओगे तो फाड़ के फेंक देंगे। वो तय करेंगे कि इस आदमी को मीडिया में पब्लिसिटी देनी है, तो वो आदमी जब केस लेकर जाएगा तो उसके केस को एंटरटेन किया जाएगा। यानी साफ रखा जाता है, मैटर पे डिसाइड नहीं होता, पर्सन पे डिसाइड होता है कि इस आदमी को पब्लिसिटी। और कौन डिसाइड करता है? लॉबियां। जो लॉबियां सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिश्तेदार वकीलों को जेब में लेके घूमती है, उनको साल के करोड़ों रुपया कंसल्टिंग फी देती है, वो लॉबी डिसाइड करती है कि आज हमें सुब्रमण्यम स्वामी को सितारा बनाना है या तो इसको गिराना है। उस लॉबी ने डिसाइड किया कि चलो भाई हमें इस आदमी को हीरो बनाना है, तो वो न्यायाधीशों के जो रिलेटिव वकील है उनके थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं कि इस आदमी की PIL आए तो 3rd गियर में डालना, 4th गियर में डालना, फटाफट एक्शन लेना, और कोई और आदमी PIL लेके आता है तो उसको फाड़ के फेंक देना। मैं एग्जांपल देता हूं कि 2002 में राजीव दीक्षित ने मॉरिशस रूट बंद करने के लिए PIL फाइल की थी। क्या किया सुप्रीम कोर्ट जज ने? फाड़ के फेंक दी। मॉरिशस रूट बंद हुआ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ साफ बोला कि मॉरिशस रूट चालू रहेगा। मॉरिशस की कंपनियों को जो गैर कानूनी टैक्स छूटें मिल रही थी, वो टैक्स छूट भी सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल नहीं कराई। और ये 2G की एफिडेविट से पिछले 1 साल से, तो 2G की एफिडेविट जो चली, जो 2G की PIL चली, उसमें आपको यदि श्रेय देना है तो वो लॉबियों को दो, जिस लॉबियों ने पूरा शो मैनेज किया कि भाई ये एफिडेविट किसी और आदमी के थ्रू आए तो फाड़ के फेंक देना, और जब स्वामी जी के सुब्रमण्यम स्वामी के थ्रू आए तो इस एफिडेविट को 3rd गियर में डाल के उस पर एक्शन लेना। अब 2G की एक्शन से पहले तो सोनिया गांधी को फायदा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी पिछले 1 साल से बोल रहे हैं कि उसके खिलाफ पास सबूत है कि वो सोनिया गांधी को जेल में भेज सकते हैं। भाई क्यों सबूत अदालत के सामने नहीं डालते? और दूसरा कि फायदा कैसे हुआ कि उन्होंने DMK के 2 नेताओं को जेल में भिजवा दिया, राजा और कानिमोझी, तो उससे DMK का नेगोशिएटिंग पावर कम हो गया, कांग्रेस का नेगोशिएटिंग पावर बढ़ गया। फायदा किसको हुआ? टेलीकॉम मिनिस्ट्री DMK से हाथ से निकल गई और कांग्रेस के हाथ में गई, सोनिया गांधी के चमचा कपिल सिब्बल के हाथ में गई। तो फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री में जो रिश्वतखोरी होती थी वो पहले DMK के खाते में जाती थी, अब वो सोनिया गांधी के खाते में जाने लगी। तो टेलीकॉम, सुब्रमण्यम स्वामी ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री DMK से छिनवा के सोनिया गांधी के पल्ले में डाल दी, तो फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ। अब दूसरा, वो चिदम्बरम को बदनाम कर रहे हैं और चिदम्बरम को जेल भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे चिदम्बरम जेल जाने के, क्या फांसी पे चढ़ने के लायक आदमी है, वो जेल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें फायदा किसको हुआ? फायदा राजकुमारी प्रियंका गांधी को हुआ। कैसे वो हुआ कि 2014 में मनमोहन सिंह रिटायर होने वाले हैं, 80% चांस है कि बीजेपी आएगी और नरेंद्र मोदी PM बनेंगे, पर 20% चांस है कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी तो PM कौन बनेगा? तो कांग्रेस के पास 3 ऑल्टरनेटिव है PM के लिए। एक तो प्रणब मुखर्जी जो कि सोनिया गांधी के चमचे हैं, दूसरा राजकुमारी प्रियंका गांधी, क्योंकि राजकुमार में तो PM क्या चपरासी बनने की औकात नहीं है, अफीमची है, मतलब वो छोड़ो ना, राजकुमार तो ऑप्शन ही नहीं है किसी भी सेंस में, पर प्रियंका गांधी के PM बनने के पूरे चांस है। और जो कांग्रेस के अंदर सोनिया के विरोधी है, वो नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई PM बने, तो वो चिदम्बरम को आगे बढ़ा रहे थे।
क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर जो सोनिया विरोधी लोग हैं उनके पास दो ही ऑप्शन बचे थे, शरद पवार, लेकिन शरद पवार की उम्र हो गई है। शरद पवार के जो दामाद और उनकी बेटी है वो पीएम बनने की हैसियत नहीं रखते, इसलिए उनको दूसरा नाम सोचना पड़ा, तो उन्होंने चिदम्बरम को तय किया। यानी चिदम्बरम है वो कांग्रेस के अंदर एंटी सोनिया ऑल्टरनेटिव की तरह उभर रहे थे। अब जब सुब्रमण्यम स्वामी चिदम्बरम को जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं तो फायदा किसको हुआ? 2014 में 20% चांस है कि कांग्रेस फिर से आएगी, तो फायदा किसको होगा? यदि चिदम्बरम जेल में है या तो बदनाम, बहुत बुरी तरह से बदनाम हो गए, तो फायदा होगा या तो प्रणब मुखर्जी को या तो राजकुमारी प्रियंका गांधी को, तो दोनों में से कोई भी बने, फायदा तो सोनिया गांधी को हुआ। तो इसमें जहां तक उनका ये चिदम्बरम के खिलाफ मुहिम है, साफ साफ दिख रहा है कि वो सोनिया गांधी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंत में आता है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस देश की बड़ी दुश्मन है। बात ठीक है, कांग्रेस देश की बहुत बड़ी दुश्मन है, कांग्रेस के एक एक नेता देश का दुश्मन है, पर देश के उससे बड़े दुश्मन है मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी। तो सुब्रमण्यम स्वामी इन दोनों को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, राइटिंग में है ये, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मैनिफेस्टो। चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु सचिंद्रनाथ सान्याल ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा, क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल ना हुआ तो डेमोक्रेसी एक मजाक बन के रह जाएगा। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड में बोल रहा हूं। आप गूगल करेंगे सचिंद्रनाथ सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राइट टू रिकॉल, आपको उनका पूरा मैनिफेस्टो आ जाएगा। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने राइट टू रिकॉल के बारे में कहा, उनका समर्थन किया, उन्होंने मुहिम चलाई। राजीव दीक्षित जी ने, उनके 3 वीडियो टेप आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने राइट टू रिकॉल की डिमांड की, और चौथा वीडियो टेप उनकी हत्या के सिर्फ 2 दिन पहले का 28 नवंबर 2010 का है, जब उन्होंने माहौली में बोला था कि हम राइट टू रिकॉल पे मुहिम चलाएंगे और 2 दिन बाद उनकी हत्या होगी। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, उसके बिना डेमोक्रेसी मजाक हो जाएगी। जयप्रकाश नारायण ने भी यही बात कही, दीक्षित जी ने भी यही बात कही, और सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं राइट टू रिकॉल बकवास है। ये उनका वीडियो टेप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा जिन्होंने उन्होंने साफ साफ कहा कि राइट टू रिकॉल इज अ नॉनसेंस, और वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि राइट टू रिकॉल का विरोध करो। वो झूठ बोलते हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। इतने देशों में राइट टू रिकॉल है, कहीं भी इंस्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन लगातार वो फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 1000 एक फॉर लूप बना के लगातार झूठ बोल रहे हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आएगी, और अपने कार्यकर्ताओं के भी जहां भी जाते हैं कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं की राइट टू रिकॉल का विरोध करो। कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि झूठ बोलो कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब राइट टू रिकॉल का विरोध करने से फायदा किसको हुआ? मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों को। क्यों? क्योंकि आज उनको 500 नेता को रिश्वत देके 500 MP MLA मिनिस्टर जो भी है 500 700 1000 उनका काम निकल जाता है। राइट टू रिकॉल आएगा तो हर एक MP घबराएगा कि मैं यदि एक्सपोज हो गया तो 15 दिन में लोग मुझे निकाल देंगे। वो बहुत सारे केसों में रिश्वत लेने से मना कर देगा, और रिश्वत देने वाला भी सोचेगा कि मैं इसको रिश्वत दूंगा, फायदा क्या? बात तो एक्सपोज हो ही जाएगी, 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर लोग इसको निकाल देंगे, उसकी जगह दूसरा आएगा वो लेना बंद कर देगा, और इस तरह से बार बार आदमी बदलेंगे तो मुझे कोई फायदा तो होने नहीं वाला। यानी साफ साफ दिख रहा है कि राइट टू रिकॉल में सबसे बड़ा नुकसान है तो मल्टीनेशनल कंपनियों को मिशनरी है, और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी इसका विरोध करे। तो आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी किसके आदमी है? क्या वो भारत के आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं? भाई राइट टू रिकॉल में तो भारत के आम आदमी का फायदा है। आम आदमी के पास पावर आता है कि वो PM को निकाल सके। राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, आम आदमी का फायदा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को नौकरी से निकाल सकता है। तो ये जो जस्टिस वोडाफोन ने जजमेंट दिया कि 11,000 करोड़ वोडाफोन को छूट दे दी, और भारत सरकार को 11,000 करोड़ का चूना लगा दिया। भारत सरकार को 14,000 करोड़ का चूना लगा। उससे हुआ क्या कि एक औसत हिंदुस्तानी को 140 रुपए का नुकसान हुआ, और इस तरह के 4 केस और है जिसका टोटल होता है 40,000 करोड़। यानी एक आम आदमी को 400 रुपए का नुकसान पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जज को नौकरी से निकालने का पावर नहीं है। और इसी तरह से राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आता है तो आम आदमी का फायदा है, एजुकेशन इंप्रूव होगा। और सुब्रमण्यम स्वामी ये सारी चीजों का विरोध करते हैं कि राइट टू रिकॉल PM बकवास है, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज बकवास है, राइट टू रिकॉल MP MLA बकवास है, और कार्यकर्ताओं को उकसाते हैं कि राइट टू रिकॉल का विरोध करो।
यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप सुब्रमण्यम स्वामी को फोन करके पूछ लीजिए कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि राइट टू रिकॉल से इंस्टेबिलिटी आएगी, क्यों आप राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे हैं, और वो देखो कि आप बकवास कारण देते हैं। यहां तक कि 1 साल से मेरे जो भी परिचय में कार्यकर्ता हैं वो उनसे विनती करते हैं कि आप जनता पार्टी का 1977 का मैनिफेस्टो जनता पार्टी के वेबसाइट पर डालो। वो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। जनता पार्टी 1977 में पहली पार्टी थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई थी जिसने, और वो भी उनके 370 एमपी आए थे, कोई छोटे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 270 एमपी से जीती थी, 370 एमपी उस पार्टी को मिले थे। उनका मैनिफेस्टो एक हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है और उस मैनिफेस्टो को वो वेबसाइट पे रखने से शर्माते हैं। जनता पार्टी के प्रेसिडेंट को उनकी पार्टी का वेबसाइट, उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो रखने से डर लग रहा है कि भाई मैं अपने पार्टी का 1977 का मैनिफेस्टो वेबसाइट पे नहीं रखने वाला। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि उस वेबसाइट में उस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि हम राइट टू रिकॉल भारत में लाएंगे, और जिस राइट टू रिकॉल के प्रॉमिस पे जिस पार्टी को 370 एमपी मिले, उस पार्टी के प्रेसिडेंट आज यदि राइट टू रिकॉल का विरोध करते तो मुझे कोई इस पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपकी पार्टी ने 40 साल पहले वचन दिया था तो वो वचन आपको भी निभाना पड़ेगा, पर वो उस मैनिफेस्टो को वेबसाइट पे रखने से डर रहे हैं। और अंत में मैं पूरा समराइज करूंगा कि आप जो भी आप सुब्रमण्यम स्वामी के भक्त वगैरह है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उनसे पूछिए कि 1999 में आपने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की थी क्या? आपने 1990 में जयललिता, जो कि मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर है आज की तारीख में, मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर बोल सकते हो आप उसे, उसको आपने दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी कहा था? आपने सोनिया गांधी को लक्ष्मी दुर्गा या सरस्वती कहा था या नहीं कहा था? और वाजपेयी की सरकार जिसने पोखरण 2 का अच्छा काम किया था उसको आपने गिराने की कोशिश क्यों की? ये सवालों का जवाब आप उससे मिलेंगे। जब वो आपको गोल गोल जवाब देंगे तो आपके सामने उसकी पोल खुल जाएगी। मेरा मकसद इतना ही है कि इनकी बातों से फायदा हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों को। बाकी सुब्रमण्यम स्वामी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना उन्होंने मतलब कोई लेना देना ही नहीं थे, लेकिन जब मैंने उनके स्टेटमेंट पढ़ने शुरू किए और जो एक्शन देखना शुरू किया तो साफ दिखा कि भाई एक भेड़िया बकरी की खाल पहनकर आ गया है। वो ऐसा दिखा रहा है कि वो देशभक्त है, वो देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहा है, पर उसके जो भी वो काम कर रहा है उससे देश के दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कि उन्होंने जब पोखरण 2 करने के बाद वाजपेयी की सरकार गिराई तो फायदा अमेरिका को हुआ, देश के दुश्मनों को हुआ। उन्होंने सोनिया गांधी को 99 में पीएम बनाने की कोशिश की, फायदा देश के दुश्मनों का था। और अभी वो राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे क्यों? क्योंकि मिशनरी और मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों को राइट टू रिकॉल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो राइट टू रिकॉल का विरोध, आजकल उनका ज्यादा टाइम तो राइट टू रिकॉल के विरोध में जाता है। और अंत में वो जो भी उन्होंने ये सोनिया गांधी के एफिडेविट में क्यों उन्होंने पूरा एफिडेविट रफा दफा करवा दिया, पूरा केस रफा दफा करवा दिया? वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह सकते थे कि भाई सोनिया गांधी को सजा करो, और यदि सुप्रीम कोर्ट का जज सजा करने से मना करता है तो एमपी को लेटर लिख सकते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करो, क्योंकि कानून में लिखा है कि भाई एफिडेविट पे जो झूठ बोलता है उसको 6 महीने की जेल की सजा होनी चाहिए। और यदि जज कानून को इंप्लीमेंट करने से मना करता है तो एक वैलिड केस बनता है कि भाई जज को नौकरी से निकाला जाए। तो ये जो स्टेप लेने चाहिए, यदि कोई आदमी अच्छा आदमी है, कमिटेड आदमी है, तो वो इस तरह से स्टेप लेगा कि जज को बोलेगा कि भाई सोनिया गांधी को जेल भेजो 6 महीने के लिए, उसका एमपी का इलेक्शन कैंसिल करो और उसको 6 महीने के लिए 6 साल के लिए इलेक्शन पे बैन लगाओ। यदि जज जजमेंट नहीं देता है तो एमपी को लेटर लिखो कि भाई इस जज को इम्पीच करना है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने इतना ही बोला कि भाई मुझे सिर्फ, उन्होंने क्या सजा मांगी थी? उन्होंने कोई सजा ही नहीं मांगी, उन्होंने इतना ही बोला कि सोनिया गांधी ने झूठ बोला है। भाई झूठ बोला है वो तो पूरे देश को पता है, उसमें कौन सी नई बात कही आपने? पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी की डिग्री, सोनिया गांधी ने कभी कैम्ब्रिज से कोई बड़ी डिग्री हासिल ही नहीं की है। और जो एफिडेविट में झूठ बोला है वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बोलते हैं कि झूठ बोला है, क्या हो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंह पे बोलते हैं कि भाई सोनिया गांधी ने झूठ बोला है और जुडिशरी हमारे जेब में है, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो यहाँ पे वो सोनिया गांधी ने भी झूठ बोलने की हिम्मत इसलिए क्योंकि उनको पता था कि जज है वो सजा नहीं करने वाले। यदि उनको जरा भी भय होता कि जज उन्हें जेल की सजा करेंगे या तो उनका इलेक्शन कैंसिल करेंगे तो वो ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं करती। और
जब जुडिशरी एक्सपोज हो गई कि भाई जज है वो इतने साफ केस में भी सजा नहीं करते, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज सब ईमानदार है। ये उनका स्टेटमेंट, आप उनको पूछ लीजिए, वो हमेशा बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ईमानदार है, नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के जज के भ्रष्टाचार या उनका जो रिलेटिव है उसके खिलाफ कोई मुहिम नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को समर्थन देना चाहिए। उन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजों के भ्रष्टाचार के बारे में कार्यकर्ताओं को गुमराह किया है, कार्यकर्ताओं को गलत इंफॉर्मेशन दी है। तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी से भक्तों के, और उनकी बहुत बड़ी संख्या है, उनकी संख्या इसलिए बहुत बड़ी है कि जो पेड मीडिया है, मीडिया को ये मिशनरी और यूएस का मल्टीनेशनल कंपनियां वो पैसा देती है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को हीरो बनाओ, ताकि जो मुद्दे हैं वो दब जाए। दूसरा अंत में आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काफी समय पहले मैंने एक एडवर्टाइज दी थी, 31 जुलाई 2009 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ एडवर्टाइजमेंट दी थी इंडियन एक्सप्रेस ऑल इंडिया में, और तब मैंने अपील की थी कार्यकर्ताओं से कि भाई जो भी कार्यकर्ता इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ है वो मिलके या अकेले या मिलके 10-20 हजार का खर्चा करें। कैसे? कैंडिडेट बन जाओ, 10-20 हजार का खर्चा आएगा, डिपॉजिट आपकी 10 हजार की जाएगी, 5-10 हजार फॉर्म भरने का खर्चा हुआ। इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ चाहिए, इलेक्शन हारने के लिए तो 15 हजार काफी है। यदि 65 कैंडिडेट आ जाते हैं एक कंस्टिट्यूएंसी में, तो इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं इस्तेमाल कर पाएगा, उसको पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईवीएम जो मशीन है उसकी लिमिट है 64 कैंडिडेट की। 65 कैंडिडेट आए तो कलेक्टर की मैनुअल में लिखा है कि ईसी से पूछो कि क्या करना है, और 99% केस में, आज तक ईसी ने बोला 100% केस में कि पेपर बैलेट यूज करो। उसका मैं एग्जांपल देता हूं, रियल एग्जांपल, कि 2009 में तेलंगाना एरिया जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पे 12 एमएलए ने रिजाइन किया, तो वहां पे 12 इलेक्शन हुए, एमएलए बाई इलेक्शन, असेंबली बाई इलेक्शन, और वहां पे जो टीआरएस है उसने हर एक सीट पे 70-70 उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो वहां पे पेपर बैलेट इस्तेमाल करना पड़ा। और वो 12 सीट में से 8 सीट कुछ कांग्रेस की थी, पेपर बैलेट इस्तेमाल करने के बाद 8 में से 1 सीट कांग्रेस की रह गई। वैसे कांग्रेस वाले कहते हैं कि और भी बहुत सारे कारण थे, और भी कारण थे, लेकिन तेलंगाना ने ये सिद्ध करके बताया कि यदि एक कंस्टिट्यूएंसी में 64 कैंडिडेट रखते हैं तो वहां पे पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा। अब ये बात मैंने 2009 में कही थी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा था मई 2009 में, तो वो कलेक्टर की मैनुअल होती है पूरी, रिटर्निंग ऑफिसर की मैनुअल 300 पेज की, पूरा पढ़ लिया मैंने। तो उसमें लिखा था कि भाई 64 से ज्यादा उम्मीदवार हो तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछो कि क्या करना है। मैंने बोला कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो तो कोई इंजीनियर नहीं है कि नया ईवीएम लेके आए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे केस में पेपर बैलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं जब कार्यकर्ताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि भाई इस तरह से 70 उम्मीदवार करने चाहिए, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने मना किया कि नहीं, इसमें तो अफरा तफरी मर जाएगी, बदनामी हो जाएगी, बस अदालत में जाते हैं, अदालत है वो जजमेंट दे देगी, इस तरह से 70 उम्मीदवार खड़े करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलता कि उनकी वजह से मेरा तो बहुत लिमिटेड रोल है, मैं तो 50 एडवर्टाइजमेंट तो दे नहीं सकता, मुझे तो उनकी तरह मल्टीनेशनल कंपनियों का फंडिंग है नहीं कि पूरे अखबार में फोटो के साथ मेरा स्टेटमेंट छपवा सकूं। पर जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता कन्विंस हुए थे कि नहीं, हर एक सीट में हमें 70 उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर उन्होंने पानी फेर दिया कि नहीं, ये कोर्ट रूम ड्रामा जो है कि अदालत के धक्के खाओ, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, वो ईवीएम कैंसिल करा देगा, बस उससे काम हो जाएगा। 3 साल से ईवीएम टिका हुआ है, वो इसी की वजह से कि ये कोर्ट रूम ड्रामा हुआ। साफ साफ दिख रहा है कि हिंदुस्तान के जज है वो हमारे पुलिस का और नेता से ज्यादा करप्ट है। वो कभी ईवीएम कैंसिल नहीं करेंगे, और 10 साल बाद ईवीएम कैंसिल करें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए ईवीएम को हराने का एक सरल उपाय है कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश करो। तो एक कंस्टिट्यूएंसी में यदि 70 उम्मीदवार खड़े करने हो और मान लो 10,000 डिपॉजिट है तो 7 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो बीजेपी और ये जो पार्टी है उनके लिए कोई 7 लाख तो बड़ी रकम है नहीं। एक कंस्टिट्यूएंसी में वो 2-5 करोड़ का खर्चा करते हैं, तो उनको कहो कि भाई आप 70 कार्यकर्ता खड़े करो, और नहीं करते तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा कि भाई बीजेपी है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का समर्थन करती है। क्यों बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मशीन का समर्थन करती है, वो आप बीजेपी के लीडर से पूछिए। पर यह मुहिम यदि चलती कि हर एक असेंबली सीट में और हर एक पार्लियामेंट्री सीट में 70 कार्यकर्ता खड़े होने चाहिए, तो उसके द्वारा ईवीएम को हराया जा सकता था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला ये 70 कार्यकर्ताओं की बात बकवास है, ऐसा नहीं करना चाहिए, अदालत चलते हैं, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, बस कोर्ट के धक्के खा रहे हैं पिछले 3 साल से। और जब जजमेंट उनके अगेंस्ट आया, हाई कोर्ट ने बोला कि ईवीएम चालू रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ बोल दिया कि ईवीएम चालू रहेगा, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
तो उन्होंने कोर्ट की तारीफ की कि बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। भाई एक तरफ से आप कहते हो कि ईवीएम निकालना चाहिए, दूसरी तरफ से जब जज बोल रहा है कि नहीं ईवीएम चालू रहेगा तो आप जज की तारीफ कर रहे हो। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि वो ईवीएम के नाम पे सिर्फ कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं। यदि सचमुच को ईवीएम के खिलाफ लड़ना चाहता है तो एक रास्ता है कि हर एक कैंडिडेट में 70 उम्मीदवार खड़े किए जाए हर एक कंस्टिट्यूएंसी में, और दूसरा रास्ता है राइट टू रिकॉल इलेक्शन कमिश्नर की मांग की जाए। यदि राइट टू रिकॉल इलेक्शन कमिश्नर का प्रोसीजर गैजेट में आ जाता है तो लोग इलेक्शन कमिश्नर को बोलेंगे कि भाई ईवीएम हटा वरना हम तेरे को हटा देंगे। तो राइट टू रिकॉल, और सुब्रमण्यम स्वामी राइट टू रिकॉल इलेक्शन कमिश्नर के भी खिलाफ है, वो तो राइट टू रिकॉल एमएलए के भी खिलाफ है। वो तो उनका यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, वो कहते हैं राइट टू रिकॉल बकवास है। मैं उनके शब्द जरा भी टाल मटोल नहीं कर रहा। यूट्यूब के वीडियो पे उन्होंने बोला है, मेरे ख्याल से CNN IBN का वीडियो या NDTV का मैं भूल रहा हूँ, उसके इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि राइट टू रिकॉल इज अ नॉनसेंस। और वो इस तरह से ईवीएम के खिलाफ उनकी जो मुहिम है वो एक दिखावा है। वो हकीकत में ईवीएम को किस तरह से पोस्टपोन किया जाए, टाइम पास किया जाए, उस टाइम पास के सिवा कुछ नहीं कर रहे। तो मैं समराइज करूंगा कि इंदिरा गांधी ने 2 अच्छे काम किए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, भारत की सेना को मजबूत किया, न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन किया, और सुब्रमण्यम स्वामी ने इंदिरा गांधी को गिराने का प्रयत्न किया। कभी भी कोई अच्छा नेता आता है तो सुब्रमण्यम स्वामी तुरंत उसको गिराने पहुंच जाते हैं। ये ऐसे हनुमान है जो अयोध्या जलाते हैं। और 1999 में वाजपेयी ने भारत की सेना को मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, पोखरण 2। सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच गए वाजपेयी की सरकार को गिराने के लिए, जो कि एक अच्छी सरकार थी। और आज सोनिया गांधी के खिलाफ एफिडेविट फाइल की और केस रफा दफा कर दिया। कोई सजा नहीं मांगी, न इलेक्शन कैंसिल करने की सजा मांगी, न 6 महीने की जेल की सजा मांगी। और वो अभी बोल रहे हैं कि एक बार 2G का केस खत्म हो जाएगा उसके बाद वो केस खोलेंगे। भाई अभी आप बोलते हैं कि कापड़िया अच्छे जज हो, तो आज के आज चले जाओ कापड़िया की कोर्ट में और बोलो कि ये सोनिया गांधी का केस रीओपन करके 15 दिन के अंदर उसको जेल की सजा करो। ये तो केस ऐसा कि 15 दिन के 15 घंटे में जेल की सजा हो सकती है। सोनिया गांधी ने खुद एडमिट किया कि वो झूठ बोली थी। और उसके बाद चिदम्बरम के खिलाफ जो मुहिम कर रहे हैं उसमें फायदा किसको पहुंचा रहा है? वो प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी का चमचे प्रणब मुखर्जी को, और दूसरा ये राजकुमारी प्रियंका गांधी को। और अंत में ईवीएम के केस में वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। तो आप सुब्रमण्यम स्वामी से उनके 1999 के रोल के बारे में पूछ लीजिए कि क्यों उन्होंने वाजपेयी की अच्छी सरकार को गिरा के सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी। इससे आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद।